हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम एमसीक्यूज़ क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न की, जो आपका बीटीसी थर्ड सेमेस्टर है, जिसके एग्ज़ाम आपके बिल्कुल ही नज़दीक हैं। देखा जाए तो उनके हम क्रमवार जो चैप्टर्स हैं आपके बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करेंगे इस वीडियो में। 2 पार्ट में हम वीडियो कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज़ आप पढ़ेंगे ये आपके वेरी शॉर्ट, और बात करें तो शॉर्ट में भी आपको काम देंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे वहाँ पे भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, आपके विषय आने होते हैं, तो उसमें आपका जो जीवनी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे राइटर हैं जिनकी जीवनी आपसे पूछी जाती है, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, महाश्वेता देवी का जन्म हुआ था। और आपके ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। सही आंसर आपको बताना है। मैं हर प्रश्न के लिए आपको भी जो है कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी, जिससे आपको भी गेस करने का मौका मिल पाए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 1926। बात करें अगर इनकी डेट की, तो 14 जनवरी 1926 को महादेवी श्वेता जो थी, उनका जन्म हुआ था। इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके साथ साथ ही बात करें इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की, तो झांसी की रानी और 1084 की माँ जैसी जो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके लिए ये बहुत ही अधिक जानी जाती हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर। और देखिए, अगले प्रश्न आपसे महादेवी वर्मा से पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है दीपशिखा, हिमालय, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। आपको अपना यहाँ पे सही आंसर बताना है। महादेवी वर्मा देखिए आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम बात करें, क्योंकि छायावाद की स्तंभ भी हैं। जैसा कि 4 कवि हैं आपके छायावाद में, आपको पता होगा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा उनमें से एक छायावाद के स्तंभ में से जानी जाती हैं। तो इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना भी ज़रूरी है, जिससे आप इनकी जीवनी लिख सकें। तो कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं इनसे रिलेटेड, वो देखिए क्या है। यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि इनका जन्म जो है वो 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनकी जो शिक्षा दीक्षा का काम है, वो इनका इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, वहाँ से इन्होंने संस्कृत में एमए किया था। बहुत ही अच्छा संस्कृत और हिंदी का ज्ञान था इन्हें। इनकी मासिक पत्रिका थी चांद, इन्होंने उसका चांद पत्रिका का भी संपादन किया था। पूछा जाता है कई बार चांद पत्रिका से। उसके साथ साथ ही छायावाद की एक स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो महाकवि निराला थे, उन्होंने इन्हें क्या कहा है, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती इन्हें जो है कहा है। ये आपको जो है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें पता होनी चाहिए। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं ये। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसकी बात करें हम, तो उसमें निहार, रश्मि, नीरजा जैसी प्रसिद्ध जो हैं रचनाएं हैं इनकी। और बात करें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, वो इनकी रचना यामा के लिए इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसके साथ साथ बात करें इनकी प्रमुख रचना क्या है, तो इसके उत्तर में आपका उपर्युक्त दोनों यानी कि दीपशिखा और हिमालय, ये दोनों ही जो हैं वो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है जो वो सही आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। और देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रेम सरोवर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड आपके बीटीसी डीएलएड से रिलेटेड जो भी आने वाले टाइम पेपर के लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए जो आपका बेल है उसको भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है कि प्रेम सरोवर है। आपसे पूछा है कि ये किस विधा की रचना है। विधाएं भी अक्सर पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, क्या ये कविता है, कहानी है, नाटक है या फिर कोई नहीं। बताना है आपको अपना सही आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि प्रेम सरोवर रचना किसकी है, तो ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं, ये भी
बहुत ही अधिक प्रख्यात हिंदी के लेखक हैं। इनका सबसे जो अधिक फेमस रचना है बात करें तो वो है अंधेर नगरी, और वो एक एकाकी विधा पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है इनका जीवन परिचय लिखने में बहुत अधिक हेल्प करेंगी। काशी में इनका जन्म हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो काशी में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक जो है इन्हें माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाए आपके आने वाले पेपर में। इसके साथ साथ ही इनकी अगर बात करें प्रेम सरोवर क्या है, तो ये एक विधा है जो कि एक कविता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके साथ साथ और भी इनकी कविताएं हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेम लगकर अगर आता है तो इनकी कई सारी कविताएं हैं, जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम तरंग है, इसके साथ साथ आपका प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, ये सब जो है वो इनकी बहुत ही फेमस जो है वो कविता संग्रह हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी जो है वो एक एकाकी है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए कविता जो है वो सही आंसर होगा। देखिए, हम आपको साथ साथ डिटेल इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि आपका पर्पस भी और मेरा पर्पस भी यही है कि आप एक क्वेश्चन के माध्यम से कई सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ, जो आपके आने वाले एग्जाम बिल्कुल ही जो सर पे हैं उस पर आपको हेल्प करेंगे। साथ साथ आपको जीवनी लिखने में, आपके MCQs के अलावा वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पे भी इक्वली हेल्प करेंगे। चलिए लेते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे पूछा है। और आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं A, B, C और D। इसमें आपको सही आंसर बताना है। विष्णु प्रभाकर जी नाम ज़रूर सुना होगा आपने। मुजफ्फरपुर ज़िला जो है आपका उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था विष्णु प्रभाकर जी का। बात करें कब हुआ था, तो ये 21 जून 1912 में इनका जन्म हुआ था। फिर से रिपीट करूंगी कि मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था, ध्यान ज़रूर से रखिएगा। अच्छा, इनको अगर पूछा जाएगा, इनसे एक बहुत कठिन प्रश्न भी अगर बनेगा तो आपका ये बन सकता है कि इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो विष्णु प्रभाकर को विष्णु दयाल नाम से, एक विष्णु दयाल एक अन्य नाम है इनका, उससे भी इन्हें जाना जाता है। ये आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। एक धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे ये। बात करेंगे इनकी जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि इनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर में, यानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ ही गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। आपसे पूछा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। अभी मैंने आपको जैसा ऊपर बताया था सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। आपके ऑप्शंस हैं A, B, C और D। आई होप आपको इसका आंसर पता है और आप जो है जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैंने आपको बताया ये यहाँ पे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ BTC बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमेशा ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान ज़रूर रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूरदास की जो रचनाएँ हैं उनमें कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। आपको बताना है कि सूरदास की जो रचनाएँ हैं उसमें कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। ऑप्शन है आपके A, B, C और D। आपको दे रही हूँ टाइम, फटाफट से बताइए अपना आंसर। उससे भी पहले हम बात करेंगे सूरदास की, तो याद रखिएगा जी, जो सूरदास जी हैं ये वात्सल्य रस जो है, जैसे रस कई सारे रस होते हैं, उसमें हमारा एक आता है वात्सल्य रस, उसके बड़े ही सम्राट माने जाते हैं वात्सल्य रस के। और साथ साथ इन्होंने जो है श्रृंगार और शांत रस में भी बहुत ही अधिक काम किया है। जन्म बात करें तो इनका, आपका सूरदास जी का जन्म कह सकते हैं 1535 के लगभग ईस्वी के आसपास हुआ था। बाकी सूरदास जी जन्म से अंधे थे, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। उसके अलावा आपसे पूछा गया है यहाँ पे कितने ग्रंथ, जो कठिन प्रश्न बन सकता है सूरदास जी से वो यही है कि कितना जो है वो ग्रंथ कितने हैं। तो बात करें यहाँ पे सही आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर D जो है इसका 5 जो ग्रंथ है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये आपका ना सिर्फ इसमें वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाए तो भी ध्यान रखिएगा, इसके 5 जो हैं वो ग्रंथ बताए गए हैं। बात करेंगे 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो देखिए, पहला है आपका सूर सागर, दूसरा हो जाएगा सुर सारावली,
सूरसारावली, तीसरा हो जाएगा आपका साहित्य लहरी, चौथा है आपका नल दमयंती और पांचवा है आपका ब्याहलो। ध्यान रखिएगा, ये फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये इनके 5 जो प्रसिद्ध हैं वो ग्रंथ बताए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके साथ साथ ही ध्यान रखिएगा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने भी इनके बारे में कुछ लिखा था। इन्होंने लिखा था कि जो सूरदास हैं वो अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इनके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कोटेशन है इनके लिए, अगर आ जाए तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद्र, आपको पता होगा। और आपसे पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का निधन कब हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। बताना है आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी का निधन कब हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो अपने समय के बहुत ही ज़्यादा, आज तक बहुत ही इनकी कविताएँ, कहानियाँ जो भी हैं, कहानी तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं प्रेमचंद्र की। बात करेंगे सबसे पहले इनके जन्म की, निधन से भी पहले। तो इनका जन्म जो है वो आपका 31 जुलाई को 1880 में उत्तर प्रदेश जो है, इसका जो वाराणसी शहर है वहाँ पे लमही एक जगह है, वहाँ पे लमही के निकट हुआ था। ध्यान रखिएगा। पिता का नाम था इनके अजायब राय। ध्यान रखिए पिता का नाम क्या था, अजायब राय। इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, इनके पिता का नाम, इनके जन्म का स्थान या फिर इनके जन्म का समय। लेकिन आपसे यहाँ इस प्रश्न में इनके जन्म का निधन जो है, इनके प्रेमचंद जी का जो निधन है वो पूछा गया है, आपको बताना है। बताइए फटाफट से अपना सही आंसर। बात करेंगे अगर हम सही आंसर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 1936, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1936 में इनका निधन हुआ था। अच्छा, ये तो थी बात निधन की, लेकिन याद रखिए प्रेमचंद जी की जो रचनाएं हैं, जैसे जो इनके उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, जो इनकी, इन्होंने सबसे ज़्यादा कहानियाँ ही लिखी हैं। उपन्यास इनके बहुत अधिक फेमस हुए हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिए इनके उपन्यास क्या क्या हैं। गोदान इनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर उसके बाद आपका कर्मभूमि है, कर्मभूमि, ठीक है। उसके बाद निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन और गबन जो हैं इनके बहुत ही फेमस जो हैं वो उपन्यास रहे हैं। अगर बात करें इनकी कहानियों की, तो नमक का दरोगा और उसके साथ साथ पूस की रात बहुत बढ़िया कहानी है, कभी समय मिले ज़रूर से आप लोग पढ़िए। पंच परमेश्वर, ये सब जो हैं इनकी बहुत ही अधिक फेमस कहानियाँ हैं। देखिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि आपसे पूछे गए हैं। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो छायावाद है उसके 4 स्तंभ माने गए हैं। आपका एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे 2 जो हैं दे रखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ही जो हैं वो छायावाद स्तंभ के कवि हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है, आपके ही सिलेबस में ये राहुल सांकृत्यायन भी हैं और अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हैं राइटर, लेखक, जो भी हम कहें इन्हें। तो इनका आपसे यहाँ पे आपसे इनका जन्म पूछा हुआ है कि जो राहुल सांकृत्यायन है उनका जन्म कब हुआ था। और यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताइए फटाफट से अपना सही आंसर। तो बात करेंगे इनके जन्म की, तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो है वो आपका 9 अप्रैल और ये 9 अप्रैल 1983 को हुआ था। आपसे यहाँ पे जन्म की जगह ये भी पूछ सकते हैं कि उनका जन्म स्थान क्या था। तो ये आजमगढ़ जो हमारा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे इनका राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। ये तो थी इनसे इम्पॉर्टेंट बातें, इनके जन्म और मृत्यु की हो गई। बात करें अगर हम इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो रहा है वो इनका यात्रा साहित्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। यात्रा साहित्य में जैसा हो गया इनका मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने की थी, ये लिखा भी हुआ है इनका यात्रा साहित्य। उसके अलावा इन्होंने लिखा है मेरी यूरोप यात्रा, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, जापान की यात्रा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये राहुल सांकृत्यायन की हैं। और एक चीज़ और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं, यानी कि ये इनका यात्रा साहित्य है। अगर आपसे विधा पूछ ली जाए तो जैसा आपको नाम से भी पता चलेगा। उसके अलावा इनका एक वोल्गा से गंगा जो है पूछा जाता है, तो ये इनका बहुत ही
फेमस कहानी संग्रह रहा है, प्रसिद्ध कहानी रही है इनकी, वोल्गा से गंगा। तो ये याद रखिएगा कि एक कहानी जो है ये है। उसके साथ साथ इनका एक आत्मकथा रहती है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। ये जो है वो इनकी क्या है, आत्मकथा है और आपसे पूछी जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे थे, बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो इसके साथ ही यहाँ पे आपका जन्म जो है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए 1893 सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सूर के गुरु थे, आपसे पूछा है सूरदास जी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताना है आपको अपना सही आंसर। देख लेते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है, श्री वल्लभाचार्य जी जो थे वो सूर जी के गुरु थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे गए हैं। तो सूर के जो गुरु हैं वो श्री वल्लभाचार्य रहेंगे। ये सभी क्वेश्चंस अपने एग्जाम जो आप देने जाएं उनसे एक बार पहले ज़रूर देखिएगा, आपको एमसीक्यू और पूरे ही पेपर में ओवरऑल हेल्प मिलेगी। इसको ज़रूर से देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी आपके लिए ये प्रश्नों की। चलिए अब लेते हैं हम अगले चैप्टर से, अगला चैप्टर से जो कि आपका अगला चैप्टर हो जाएगा अक्षर हैं, उसमें ध्वनियाँ हैं, शब्द भेद के आधार पर ये जो आपके सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपका ये लोकोक्ति और मुहावरे भी इसमें आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे आपके चैप्टर 2 में पूछी गई हैं। तो इसका आपका पहला प्रश्न है कि अक्षरों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए शब्द, वाक्य, वर्ण या फिर कोई नहीं। बताइए फटाफट सही आंसर। तो यहाँ पे जो अक्षरों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि है उसको शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि शब्द भेद के आधार हैं। शब्द भेद के आधार हैं 4, 2, 5 या फिर 3 या फिर 5। 4, 2, 3 और 5 इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे आपके 4 जो हैं वो शब्द भेद के आधार हो जाएंगे। शब्द भेद का मतलब ये है कि किस तरीके से शब्दों के भेद के आधार पर उनको बांटा गया है। तो जैसे आपको पता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, फिर आपका इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर आपका बांटा गया है और अर्थ के आधार पर भी जो है वो बांटा गया है। तो इस 4 तरीके से आपके बांटे गए हैं। बाकी इसकी डिटेल की बात हम आगे आने वाले प्रश्न में करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है 4, शब्द भेद के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को विभक्त किया गया है उसमें क्या आएगा आपका, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या फिर सभी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक भी आएगा, रूढ़ शब्द भी आएंगे और योग रूढ़ शब्द भी आएंगे। तो ये सभी जो है आप में इसका सभी जो है डी ऑप्शन सही होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। अच्छा, यौगिक जैसा कि देखिए यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, यौगिक जो है पता चल रहा है कि 2 से यानी 2 शब्दों के जुड़ने से बने जो शब्द तो वो यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे आपका पाठशाला है, देवालय है, नीलकंठ है, इस तरह के शब्द। और रूढ़ शब्द वो हैं जिनको हम अगर अलग अलग खंड कर दें तो कोई अर्थ ना निकले। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कल, तो अगर आप कल को अलग करते हैं का और ला को, तो का अपना और ला का अपना कोई अर्थ नहीं है। इस तरह के शब्द जो निरर्थक शब्द भी होते हैं तो ऐसे रूढ़ शब्द कहलाएंगे जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बात करें योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ जो है वो एक तरीके से पर्यायवाची की तरह काम आते हैं। पर्यायवाची कहें या फिर हम कहें जिनका एक प्रचलित मतलब एक सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर एक अलग ही अर्थ निकलता है, वो होते हैं आपके जो एक अपना अलग अर्थ देते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास आप इसमें रख सकते हैं। लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका, इस तरीके से हो जाता है। निशाचर, राक्षस के अर्थ में जो आपके लिए प्रसिद्ध होता है निशाचर। पंकज हो गया, जैसे आप बोल दें जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला है उसके लिए पंकज, या फिर 10 सिर वाला है दशानन। इस तरीके से जो शब्द आएंगे वो आपके योग रूढ़ में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे प्रयोग के आधार पर आपसे पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं, विकारी, अविकारी, दोनों या फिर कोई नहीं। प्रयोग के आधार पर पूछा है, विकारी और अविकारी, यहाँ पे दोनों आपके जो हैं उपर्युक्त दोनों, ये आपका सही आंसर होगा, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अच्छा, विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक इसके अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक इन सब के अनुसार आपके नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्द जो हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण आपका होता है धीरे धीरे, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, वो आपके जो हैं वो अविकारी में आएंगे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा है कि इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर
इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे हैं आपके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 7, 5, 3 या 10। बताइए इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए 7 जो है सही होगा। इसमें आपका आ जाता है तत्सम, तद्भव, देशज, अर्ध तत्सम, द्विज शब्द, विदेशी शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। इस तरह से आपके 7 प्रकार से जो है विभक्त होते हैं इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर। लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष व्यक्त करे, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, तो वो क्या होता है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन है आपके। विशेष अर्थ को जो व्यक्त करे वो होता है आपका मुहावरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो विशेष अर्थ देता है। उसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि जो सिफारिश शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। क्या वो फारसी का शब्द है, तुर्की का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है या फिर अरबी का शब्द है। तो सिफारिश यहाँ पे जो है वो आपका एक अरबी शब्द है। ध्यान ज़रूर से रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी जो है वो पूछे जाते रहे हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है शून्य, गगन, नभ या ये सभी। आपको बहुत ही आसानी से पता होगा ये क्वेश्चन कि ये सभी इसका सही आंसर होगा। नभ, गगन, आकाश, अंबर, ये सभी इसके जो है वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है रोटी कैसा शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या ये सभी। तो यहाँ पे रोटी जो है ना ही तत्सम है ना ही तद्भव है, ये आपका एक देशज शब्द है जो अपनी रोज़मर्रे की भाषा से निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका देशज शब्द जो है इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि लोकोक्ति की प्रमुख विशेषता क्या है। अच्छा, उससे पहले लोकोक्ति और मुहावरा, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपका बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लगातार जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उसमें आपसे ज़रूर पूछा गया है ये प्रश्न कि लोकोक्ति और मुहावरे में इतने अंतर बताइए, या लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में क्या अंतर है, यह आपसे पूछा गया है। लघु तक में आपसे पूछा गया है अच्छे से, तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कीजिएगा कि क्या होता है लोकोक्ति और मुहावरा। बात करेंगे लोकोक्ति, तो इसकी प्रमुख सबसे पहले लोकोक्ति है क्या, एक संपूर्ण वाक्य है और इसका जो है प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अगर मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो जैसे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बहुत ही एक प्रमुख फेमस लोकोक्ति है। तो इस तरह की जो है लोकोक्ति में होता है कि क्या मतलब कि इसमें कई तरह के जो गहन विचार होते हैं या जो फिर आपके अनुभव होते हैं वो निकल कर आते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये अपनी एक अलग अलग सत्ता में रहती है जो आपकी ये लोकोक्ति है। किसी महत्वपूर्ण घटना, स्थिति को भी अभिव्यक्त करने पे आधारित होती है। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत लोकोक्ति के बारे में जान लीजिएगा। क्या है इसकी एक विशेषता, तो इसमें जो है वो क्या होती है, सारगर्भिता होती है। नवीनता नहीं है, बोधगम्यता और कोई नहीं ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे आपके। यहाँ पे सारगर्भिता जो है वो इसके लिए सही होगा कि लोकोक्ति की प्रमुख विशेषता होती है सारगर्भिता। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अब अगले चैप्टर की तरफ। और आपका अगला चैप्टर जैसे कि चैप्टर नंबर 3 पे हम बढ़ रहे हैं। टोटल इसमें आपके चैप्टर 6 होंगे। 3 चैप्टर्स तक हमने आज कवर किया। आपका तीसरा चैप्टर रहेगा इसमें गद्य और पद्य, जो आपसे स्वतंत्र लेखन से एक प्रश्न पूछा जाता है। स्वतंत्र लेखन का अर्थ और विशेषताएं बहुत पूछी जाती हैं आपसे। आपके अति लघु के अलावा उसमें लघु उत्तरीय में आपसे पूछी जाती हैं स्वतंत्र लेखन की विशेषताएं, तो उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कुत्ता बोला भौं भौं, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला, कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। इस विशेषण में शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अभिनय प्रणाली, ये इसका सही आंसर है। अभिनय क्या, यहाँ पे कुत्ता बोला भाव भाव, ये एक तरीके से जो यहाँ पे जानवर प्रयोग किए गए हैं कुत्ता और बिल्ली, इनका क्या है अभिनय करके बताया गया है। तो इस तरह की जो प्रणाली होगी उसको अभिनय प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र लेखन की क्या विशेषता है। स्वतंत्र का मतलब ही है जिसमें किसी तरीके का दबाव नहीं हो। तो हाँ, दबाव रहित लेखन भी है, वो अनुभवी लेखन भी है और लेखन में परिश्रम तथा रुचि भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी तुम केवल श्रद्धा हो कथन हो। ये कथन किसका है आपसे पूछा गया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कथन किसका है। कबीर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर सभी। तो यहाँ पे ये जो कथन कहा था ये जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगला प्रश्न है देखिए आपसे कि 5, 6, 7, 8,
देख चल के राजघाट, यह उदाहरण किसका है? अभिनय प्रणाली का है, शब्द अर्थ कथन विधि का है, उपर्युक्त दोनों का है, या फिर आपका कोई नहीं? तो यहाँ पे बात करें तो ये शब्द अर्थ कथन विधि जो होती है आपकी, ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। होती क्या है शब्द अर्थ कथन विधि? तो अधिकतर जो स्कूल रहते हैं उसमें प्राथमिक स्तर पर जो है ये प्रणाली प्रचलित होती है। इसमें शिक्षक जो हैं वो एक तुकांत शब्दों के हिसाब से, जैसे आप यहाँ पे देखिए आपको तुकांत शब्द मिलेंगे, 8 घाट, इस तरीके के जो तुकांत शब्द आगे अगर हम बनाएं, जैसे हम बोले 1 2 3 4 आओ चले कुतुब मीनार, 5 6 7 8 देख चल के राजघाट, 9 10 11 12 चले चांदनी चौक फवारा, 13 14 15 16 कनाट प्लेस में मुर्गा बोला। इस तरीके से जो है बच्चों को तुकांत शब्दों के माध्यम से जब शिक्षिकाएं प्राथमिक स्तर पर सिखाती हैं तो ये विधि हमारी शब्दार्थ कथन विधि कहलाती है। इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र लेखन की शब्दार्थ कथन विधि प्रचलित है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि हमारे प्राथमिक स्तर के पे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचलित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक स्तर होगा। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यहाँ पे नहीं होगा, प्राथमिक स्तर में सबसे ज़्यादा इस तरीके से जो है बच्चों को सिखाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आगे जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें यहाँ पे हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं आपके हिंदी 3rd सेमेस्टर के लिए। पेपर से पहले ज़रूर वीडियो को देखिए, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को देखना ज़रूर से। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आते रहेंगे जो आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होंगे। तो 3rd चैप्टर तक हमने यहाँ कवर किया है, आगे के 3 चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।